उसने गांव के बच्चों को एकत्र किया, गांव के हर परिवार से बात की और फिर एक पत्र बनाया जिसे उन्होंने जिला कलेक्टर को भेजा। परिणाम आया। 2 हफ्तों बाद जिला शिक्षा अधिकारी खुद गांव आए और स्कूल का मुआयना किया। कुछ ही दिनों में स्कूल की मरम्मत शुरू हुई, नए शिक्षक आए और बच्चों को किताबें भी मिली। यह राजा की दूसरी बड़ी जीत थी। अब गांव के सभी लोग उसे अपना नेता मानने लगे, लेकिन राजा हमेशा कहता, मैं नेता नहीं, सिर्फ एक विद्यार्थी हूं जो अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता है। भाग 4 समाज की दीवारें। गांव में जातिवाद और भेदभाव की दीवारें बहुत गहरी थीं। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, भगवान सबके हैं तो फिर सूरज को मंदिर में आने से क्यों रोका गया? कुछ लोगों ने राजा को धमकाया, लेकिन अधिकतर युवा राजा के साथ खड़े हो गए। राजा ने गांव के युवा वर्ग को जोड़कर एक नई समिति बनाई, समानता मंच। उन्होंने मंदिर के बाहर एक बैठक की जिसमें सभी जातियों के लोगों को बुलाया और बताया कि संविधान क्या कहता है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोगों की सोच बदलने लगी। राजा अब गांव का भविष्य बन चुका था। लेकिन उसकी अगली परीक्षा जीवन की सबसे कठिन थी। भाग 5 परिवार की अग्नि परीक्षा। जहां एक ओर राजा गांव और समाज के लिए आगे बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर उसके अपने परिवार पर संकट के बादल छा रहे थे। खेती की बर्बादी। उस साल बारिश बहुत कम हुई। राजा के पिता की सारी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज का बोझ पहले से था, अब और बढ़ गया। साहूकार हर हफ्ते आकर तगादा करता। एक दिन तो उसने धमकी भी दे दी, अगर पैसे नहीं लौटाए तो खेत ले लूंगा। राजा के माता पिता टूट चुके थे। माँ बोली, बेटा अब तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, कोई नौकरी कर लो ताकि घर चल सके। राजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उम्मीद की रोशनी। उसने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से बात की और उन्हें अपने परिवार की स्थिति बताई। प्रधानाचार्य ने एक एनजीओ से संपर्क किया और राजा को एक मेधावी छात्र छात्रवृत्ति दिलवाई। इसके साथ ही राजा ने शाम को बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कुछ पैसे आने लगे। घर का खर्च थोड़ा संभलने लगा। उसने खेत बचाने के लिए गांव के किसानों को एक साथ जोड़कर सहकारी समिति बनवाई और सरकारी योजना के तहत नहर से पानी की सुविधा भी दिलवाई। राजा ने न सिर्फ अपने खेत को बचाया, बल्कि पूरे गांव को सूखे से उबारा। भाग 6 सच्चा नेता, सच्चा बेटा। राजा अब 18 साल का हो चुका था। उसने 12वीं में जिले में टॉप किया था। उसे एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप के साथ प्रवेश मिला। लेकिन अब एक नई समस्या आई। गांव के लोगों ने जिद पकड़ ली कि राजा पंचायत चुनाव लड़े। वह खुद सोच में पड़ गया, क्या मुझे पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहिए या गांव की सेवा में यहीं रह जाना चाहिए? मां की सीख। उसकी मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा तू जा, इस गांव को तेरी जरूरत है, लेकिन उससे पहले देश को तुझ जैसे बेटे की जरूरत है। पढ़ लिख और फिर लौटकर गांव को नई ऊंचाई दे। राजा ने मां का आशीर्वाद लिया और शहर चला गया। भाग 7 शहर की चुनौतियां। राजा अब एक बड़े शहर के नामी विश्वविद्यालय में पहुंचा। यह उसके जीवन की सबसे अलग और कठिन दुनिया थी। भाषा अलग, पहनावा अलग, सोच अलग। लेकिन उसका आत्मबल और संस्कार साथ थे। नया माहौल, नई मुश्किलें। शुरू में उसे शहर के बच्चे गांव वाला कहकर चिढ़ाते थे। कोई उसकी हिंदी पर हंसता तो कोई उसके सादे कपड़ों पर। कई बार वह अकेला महसूस करता, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेगा। उसने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई में अव्वल रहा,
साथ ही यूनिवर्सिटी के समाज सेवा क्लब में भी शामिल हो गया। वह वहां भी वही करता रहा जो गांव में किया था, दूसरों की मदद, सच्चाई की राह और अपने मूल्यों के साथ जीवन जीना। भाग 8 आवाज जो दूर तक पहुंची। कॉलेज में एक भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था भारत का भविष्य, युवा या व्यवस्था। राजा ने मंच पर खड़े होकर बोला, भारत का भविष्य न तो अकेले व्यवस्था है, न ही सिर्फ युवा। जब दोनों साथ आएंगे, सच्चाई और सेवा के साथ, तभी बदलाव होगा। मैंने अपने गांव में देखा है कि एक छोटा बच्चा भी बदलाव ला सकता है, अगर वह डरे नहीं, चुके नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राजा को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला और उसका भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भाग 9 नौकरी नहीं, सेवा की राह। कॉलेज के अंतिम वर्ष में राजा को एक मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उसने ठुकरा दिया। सब हैरान थे। उसने कहा, मैं गांव लौटूंगा, मैं वहां स्कूल खोलूंगा, खेती के लिए नई तकनीक लाऊंगा और बच्चों को सिखाऊंगा कि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। राजा ने शहर छोड़ दिया और वापस सत्यपुर लौट आया। भाग 10 राजा का राज नहीं, सेवा का साम्राज्य। राजा ने गांव में एक आधुनिक स्कूल खोला, सत्य ज्योति विद्यालय। उसने गांव के युवाओं को स्वरोजगार सिखाया, किसानों को डिजिटल खेती सिखाई और महिलाओं को स्वावलंबी बनाया। धीरे धीरे आसपास के गांव भी उसकी प्रेरणा से बदलने लगे। अब लोग उसे राजा बाबू नहीं, सेवा का सच्चा राजा कहते थे। भाग 11 राजा का शिक्षा मिशन, गांव से जिले तक। सत्यपुर अब शिक्षा और बदलाव की मिसाल बन चुका था। राजा द्वारा शुरू किया गया सत्य ज्योति विद्यालय न केवल गांव के बच्चों को पढ़ा रहा था, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दे रहा था। एक नई सोच की शुरुआत। राजा ने महसूस किया कि असली बदलाव तभी आएगा जब शिक्षा प्रणाली ही बदले। सिर्फ किताबों से नहीं, बच्चों को सोचने, समझने और समाज के लिए जीने की शिक्षा देनी होगी। उसने अपने स्कूल में अनोखे विषय शुरू किए। समाज सेवा प्रोजेक्ट, बच्चों की पंचायत, सत्य कथा सत्र, हर शनिवार को एक नैतिक कहानी, रचनात्मक सोच कार्यशाला। इस मॉडल को देखने के लिए आसपास के गांवों से शिक्षक और अधिकारी आने लगे। जिला स्तर पर पहचान। कुछ ही महीनों में राजा का मॉडल जिला शिक्षा अधिकारी की नजर में आया। उन्होंने राजा को जिला शिक्षा सुधार बोर्ड में बुलाया। राजा ने पूरे जिले के स्कूलों में सत्य शिक्षा मॉडल लागू करने का प्रस्ताव रखा। अधिकारी बोले, तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन सोच बहुत बड़ी। तुम्हारे विचारों में वो शक्ति है जो देश बदल सकती है। राजा को पूरे जिले की शिक्षा सुधार समिति का सदस्य बना दिया गया। अब वह सिर्फ सत्यपुर का नहीं, पूरे जिले के बच्चों का भविष्य संवार रहा था। भाग 12 जब सच्चाई टकराई राजनीति से। बदलाव जहां जाता है वह। अंतिम संदेश। राजा की कहानी यही बताती है कि सच्चाई, ईमानदारी और सेवा की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ी विजय दिलाती है।